नमस्ते। सार्क लीगल शो में मैं आपकी होस्ट नेहा दत्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको पीएमएलए एवं ईडी से संबंधित कई जानकारी साझा की है। उम्मीद करती हूँ उन जानकारियों के द्वारा आपकी लॉ की समझ और बढ़ी होगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बातचीत करते हैं उनसे जिन्हें आप सभी एसी सिंह के नाम से जानते हैं। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा यूएनओडीसी में संयुक्त रूप से यूएनसीएसी के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने यूएनओडीसी के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको अपने खास मेहमान से मिलाते हैं, श्री एसी सिंह सर। सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। लीगल फील्ड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का क्या महत्व है सर, और क्या हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जिससे पीएमएलए के अभियोजन में कोई आमूलचूल परिवर्तन आया हो? आपने बहुत अच्छा मैडम सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सवाल है या हाई कोर्ट के जजमेंट का सवाल है, ये दोनों अदालतें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो इनके जजमेंट का बाइंडिंग इफेक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बाइंडिंग इफेक्ट पूरे भारत पे है। समस्त निचली अदालतें, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अब रहा दूसरा सवाल आपने जो पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसका नाम है तरसेम लाल केस। तरसेम लाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों पे विशेष दिशा निर्देश जारी किए। पहला ये है कि यदि कोई एक्यूज पीएमएलए का जिसने अपराध किया है, अगर वो तफ्तीश के दौरान लगातार इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, मीनिंग देयर बाई कि उसको ईडी जब भी सम्मन धारा 50 उपधारा 3 और 2 और 3 के अंतर्गत जारी करती है, pursuant to that summon he appears before the court, before the IU and deposits, gives his statement. और ईडी ने उसको इंटायर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको गिरफ्तार नहीं किया। जैसा आप जानते हैं कि धारा 19 में ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है, लेकिन अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और ईडी ने अपनी चार्जशीट या कंप्लेंट कहते हैं पीएमएलए के अनुसार, ईडी ने कोर्ट के सामने कंप्लेंट फाइल कर दी, स्पेशल कोर्ट के सामने, बिना गिरफ्तारी के, और कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद उस अभियुक्त को सम्मन जारी करती है कि वो अदालत के सामने हाजिर हो और उसके ऊपर आगे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अगर परसुएंट टू सम्मन इशूड बाय स्पेशल कोर्ट ही अपीयर्स, तो उसको जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो धारा 88 सीआरपीसी के अंतर्गत उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि वो हमेशा हर डेट पे उपस्थित रहे। पहला तो ये परिवर्तन है, क्योंकि उसके पहले ये माना जाता था कि देयर आर 2 स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 ये थी धारा 45 में कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपोजिंग सच बेल एप्लीकेशन। नंबर 2, इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द बेल,
the court shall grant bail if the court is satisfied that accused is not guilty of committing money laundering offense. जी सर। और दूसरा कि if accused is released on bail, he is not likely to commit such offense. अब ये कंडीशन इतनी स्ट्रिंजेंट है कि कैसे अदालत अपने ऊपर ले ले कि भाई ये जो है इसने अपराध नहीं किया है। तो ऐसे में जमानत बहुत ही मुश्किल हो जाती थी अक्यूज को लेना बिफोर ट्रायल कोर्ट। लेकिन इस जजमेंट के बाद अगर वो दौरान तफ्तीश कोऑपरेट करता रहा है और ईडी ने बिना उसको गिरफ्तार किए उसके अगेंस्ट आरोप पत्र दाखिल किया तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद सम्मन जारी करेगा और परसुएंट टू सम्मन अगर वो अपीयर हो जाता है तो उससे कहेगा धारा 88 के अंतर्गत आप बॉन्ड भर दीजिए और वो आता रहेगा। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 200 से 204 सीआरपीसी शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च्ड अंडर पीएमएलए। जी सर। अब 200 से 204 ये कंप्लेंट केस है जी। जो सीआरपीसी में बताया गया जी है सर। जिसमें इस तरह का प्राविधान है कि पहले जब कंप्लेंट दाखिल की जाती है उसके बाद कंप्लेनेंट और कुछ विटनेसेस एग्जामिन होते हैं। जी सर। उनके ऊपर प्री चार्ज एविडेंस करवाने के बाद कोर्ट चार्जेस फ्रेम का आदेश करता है और जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद वह व्यक्ति फिर उस व्यक्ति को उस अभियुक्त का वकील उन गवाहान के जिनका एग्जामिनेशन इन चीफ पहले हो गया उनको जिरह करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा। इसमें सेक्शन धारा 205 भी है। धारा 205 सीआरपीसी कहती है कि एग्जेम्पशन लेने का अधिकार कि अगर कोई अभियुक्त नहीं आ सकता है किसी कारणवश तो वो अदालत के स्वीकृति से एग्जेम्पशन ले सकता है। तो अभी तक अवधारणा ये थी इस कानून के अंतर्गत जो पीएमएलए कानून है कि इसमें जैसा धारा 44 की उपधारा 1D में बताया गया है कि जो अभियोजन होगा वो सेशन ट्रायल होगा। जी सर। मगर ये जजमेंट पूर्णतः उसको नकारते हुए, मैं नकारते हुए का वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा बल्कि उन्होंने चूंकि ये कंप्लेंट केस है तो बेसिकली कंप्लेंट केस को दोबारा इस एक्ट में भी लागू किया है। जी सर। पीएमएलए कानून के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट। जी सर। कमाल का सेशन था। जिस तरह से सर ने सभी सवालों के जवाब दिए वह तारीफे काबिल है। तो दोस्तों देखा आपने छोटी छोटी जानकारी किस तरह से राह आसान कर सकती है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट स्नेहा दत्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।